नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। उद्देश्य मात्र इतना कि ज्योतिष प्रेमियों को भी अध्ययन करने का मौका मिलेगा और उन सभी छात्रों को भी यह बात समझने में आसानी होगी कि कोई व्यक्ति इतना विशेष क्यों है, या अगर वह अध्ययनरत है और इस ढंग की कुंडली उनकी भी मिलती है, तो निश्चित तौर पे मानिए कि वह भी परमात्मा के आशीर्वाद से विशेष होने वाले हैं। बस उनको प्रयास करने की आवश्यकता है। पर दर्शकों, यह कुंडली ब्रेन सर्जन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब से हमने वादा किया था कि सर, व्यक्तिगत तौर पे तो हमने आपकी कुंडली आपको बताई है, लेकिन मैं इसे YouTube पर भी पढ़ाऊंगा, जिससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब का डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1970 और जन्म है रात्रि में 12:10। स्थान है दिल्ली। अगर हम लोग जन्म कुंडली की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब का जन्म कृतिका के पहले चरण में आपका जन्म हुआ। उसके स्वामी सूर्य देव बनते हैं। लग्न धनु है, उसके स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। और राशि आपकी मेष है, उसके स्वामी ग्रह मंगल देव बनते हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न के स्वामी ग्रह गुरुदेव होते हैं और गुरुदेव इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि शुक्र देव के घर में तुला राशि में 11वें भाव में विराजमान है, जहां से हम लोग व्यक्ति के लाभ को देखते हैं। तो लग्नेश लाभ स्थान पर विराजमान है और स्वयं शुक्र 5th हाउस के लॉर्ड मंगल देव के साथ यहां विराजमान है। शुक्र देव यहां शत्रु, रोग, ऋण, ननिहाल पक्ष और पब्लिक सेक्टर की पॉपुलैरिटी के भी कारक बनते हैं। आकर के मंगल देव के साथ विराजमान है। मंगल देव स्वयं व्यय से हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो बृहस्पति देव और शुक्र देव की आपस में दृष्टि भी है। पूर्ण 7वीं दृष्टि से बृहस्पति देव 5वें भाव को देख रहे हैं और सभी ग्रह जो 5वें भाव में विराजमान है वह अपनी पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। अब बात करते हैं 2nd हाउस के लॉर्ड और 3rd हाउस के लॉर्ड शनि देव भी 5th हाउस में विराजमान है। उसके बाद से यहां आप देखिएगा बृहस्पति देव को 2 राशियां प्राप्त हैं। पहली राशि उनकी धनु है, दूसरी राशि मीन है। और इस लग्न चक्र में बृहस्पति देव एक तो लग्न के स्वामी है, दूसरे 4th हाउस के स्वामी हैं और स्वयं विराजमान है 11th हाउस में। बुध देव इस कुंडली में 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और विराजमान है वह 5th हाउस में। प्यारे दर्शकों, एक विषय आपको यहां और समझना पड़ेगा बुध देव के विषय में, क्योंकि इस लग्न में बुध देव बाधक ग्रह हैं, मारक भी हैं और बाधक भी हैं। वह क्यों? क्योंकि चर
स्थिर, दो स्वभाव, तीन प्रकार की राशियां होती हैं, जिसमें चर राशि का जो बाधक भाव होता है या बाधक भाव का स्वामी होता है, वह 11th हाउस का लॉर्ड होता है। और स्थिर स्वभाव का जो लग्न होता है, उसका 9th हाउस का लॉर्ड जो होता है वह बाधक होता है। द्वि स्वभाव राशि का जो बाधक भाव होता है वह 7वां भाव है और उसका स्वामी है। तो अगर बाधक की बात करें तो बुध देव बाधक भी हैं और मारक भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव है। लेकिन बुध देव की ऐसी स्थिति बन गई है कि वह 5th हाउस के लॉर्ड के साथ में विराजमान होने की वजह से वह अपनी बाधकता को भी समाप्त कर देते हैं और अपनी मारकता को भी समाप्त कर देते हैं, इसलिए वह कारक हो जाते हैं। बहुत अचंभित कर देने वाली कुंडली है कि एक बाधक और एक मारक भाव का स्वामी जब वह सही जगह पर आकर के विराजमान हो जाता है तो अपनी बाधकता भी दूर कर देता है और अपनी मारकता भी दूर कर देता है और वह हो जाता है कारक। तो इस कुंडली में एक विशेषता यहां भी आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 8th हाउस का लॉर्ड, जहां से रिसर्च को देखा जाता है, जहां से आयु और मृत्यु को भी देखा जाता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आप देखेंगे यहां पर वह 5th हाउस में गए हैं और 8th हाउस हमारा रिसर्च का भी है, एजुकेशन भाव में जाने की वजह से ऐसा व्यक्ति रिसर्चर हो जाता है और एक विशेष हो जाता है। रिसर्च इतना बड़ा कि पूरी दुनिया के लोग ऐसे लोगों का लोहा मानते हो, पूरी दुनिया के लोग ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहते हो। और एक खासियत है, 5th हाउस संतान का भी भाव है, रिसर्च का ग्रह संतान भाव में है, स्वयं संतान भाव का कारक मंगल भी वहीं पर विराजमान है। तो आपको यह भी बता देते हैं कि डॉक्टर साहब की 2 लड़कियां हैं और वह दोनों डॉक्टर हैं। स्वयं तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में डंका बजा ही रहे हैं, और डॉक्टर साहब की जो कुंडली है उसमें जो उनके संतान की स्थिति है वह भी डॉक्टर साहब से कम नहीं है, वह भी अपने आप में यूनिक है और जब समय आएगा तो वह भी उतने ही पॉपुलर होंगे जितने डॉक्टर साहब हैं। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, अगर यहां बात करें तो 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र 5th हाउस में विराजमान है और भाग्य का कारक सूर्य 4th हाउस में बृहस्पति के घर में विराजमान है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। बृहस्पति लग्नेश और भाग्येश स्वयं आकर के लग्नेश के दूसरी राशि मीन राशि में विराजमान हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली हो जाता है। ऐसा व्यक्ति का सिर्फ प्रयास होना चाहिए, पॉपुलैरिटी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में जिस काम को करता है उस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत लोगों का भला कर सकता है। और डॉक्टर साहब से बात करने का मौका मिला। आप बहुत ही सरल, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सज्जन और हमेशा दूसरों के भलाई में कार्य करने वाले हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। प्यारे दर्शकों, लग्न के लिए अगर हम लोग योग कारक ग्रहों की बात करें तो गुरु, सूर्य और मंगल बनते हैं, क्योंकि यहां देखा जाएगा तो
बृहस्पति लग्नेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं और 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं, इसलिए यह सबसे योग कारक बनते हैं। मारक की स्थिति में अगर देखा जाए तो चंद्रमा, शुक्र और शनि बनते हैं, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। शुक्र 6th हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं। लेकिन यह लग्न के लिए हुआ। अब जब हम एक किसी व्यक्ति की प्रॉपर कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो जन्म कुंडली में क्या स्थिति बनती है ग्रहों के अनुसार उसकी चर्चा करें तो योग कारक ग्रह बनेंगे मंगल देव, बुध देव और केतु देव। बुध देव की चर्चा मैं कर चुका हूं कि बुध देव बाधक भी हैं और मारक भी हैं, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी है कि वह मारकता और बाधकता दोनों को समाप्त करके योग कारक ग्रहों में आ गए हैं। वहीं केतु देव चूंकि 9th हाउस में विराजमान है, अग्नि तत्व की राशि में विराजमान है, इसलिए वह योग कारक बन रहे हैं। उसके बाद सबसे अधिक मारक ग्रहों की बात की जाए तो राहु देव, शनि देव और चंद्रदेव बनते हैं। शनि देव क्योंकि वह 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आकर के 5th हाउस में बैठे हैं, तो मारक की भूमिका में रहेंगे, लेकिन वही रिसर्चर भी बनवाएंगे। ये दोनों बातें रहेंगी और यहां से धन दौलत की स्थिति को भी वह समृद्ध करवाएंगे। ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का जानकार हो जाता है, ऐसा व्यक्ति रिसर्चर हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को करता है उस कार्य में उसको एक विशेष सम्मान प्राप्त होता है और अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से वह संपन्न करता है। कुछ राजयोगों की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला राजयोग इसमें बनता है गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग क्यों बना, कैसे बनता है, यह भी आपको जानना चाहिए। कुंडली में चंद्रदेव जहां विराजमान हो वहां से केंद्र में यदि बृहस्पति देव हो, यदि शुक्र देव हो, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाता है। चंद्रदेव इस कुंडली में 5th हाउस में विराजमान है, उनके साथ शुक्रदेव युति में है और 7वें भाव में ठीक बृहस्पति देव के होने की वजह से गज केसरी राजयोग यहां पर बनता है। गज केसरी राजयोग की अपनी विशेषता है, ऐसा जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, गुणी होता है और राजप्रिय होता है। गज केसरी राजयोग अपने आप में बहुत ही बड़ा राजयोग है। ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़ा रहता है, सरकारी नौकरी में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है बस सोचने मात्र से वह सब कुछ कर ले जाता है। उसके बाद से बात करते हैं पर्वत योग की। डॉक्टर साहब की कुंडली में पर्वत योग भी बना है। पर्वत योग कैसे बनता है इसको आप देख लीजिए। लग्न तथा द्वादश भाव का स्वामी यदि एक दूसरे से केंद्र में हो और मित्र ग्रहों से दृष्ट हो तो पर्वत योग का निर्माण होता है। यह तो सूत्र है पर्वत योग का। तो लग्न भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल देव हैं, एक दूसरे से केंद्र में है और एक दूसरे की दृष्टि में भी है और साथ में मित्र ग्रहों के साथ में है, इसलिए पर्वत योग का निर्माण यहां होता है। ऐसा जातक सुखी होता है, तेजस्वी होता है, भाग्यवान होता है, दानी होता है, वक्ता होता है, अपने विषय का ज्ञाता होता है। 2 राजयोग हमने आपको बताया। तीसरे राजयोग की चर्चा करते हैं जो इस कुंडली में बना है, वह राजयोग है शंख योग। यह कैसे बनता है, लग्नेश दशमेश चर राशि में हो तो शंख योग का निर्माण हो जाता है। लग्नेश अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति देव है और 7वीं जो राशि हमारी है वह चर राशि है।
पहली राशि, चौथी राशि, सातवीं राशि और 10वीं राशि चर राशियां कहलाती हैं। तो लग्नेश तो चर राशि में है और दशमेश पहली राशि मेष राशि भी चर राशि में आती है। लग्नेश और दशमेश दोनों चर राशियों में होने की वजह से शंख राजयोग का निर्माण होता है और साथ में भाग्येश बलि भी होना चाहिए। तो भाग्येश स्वयं त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है तो वह तो बलि है ही, और लग्नेश के घर में भी गया है तो वह महाबली हो जाता है। इसलिए शंख योग का निर्माण हुआ। जातक दयालु होता है, पुण्यवान होता है, विद्वान होता है, धनी स्त्री से युक्त होता है। डॉक्टर साहब की पत्नी भी एम्स में ही डॉक्टर हैं, कभी उनकी भी कुंडली पढ़ाएंगे तो आप ऐसे विशेष व्यक्तित्व वाले स्त्री की भी कुंडली देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। अब बात करते हैं भेरी योग की। ये कैसे बनता है? भाग्येश प्रबल हो, तो भाग्येश तो प्रबल है ही क्योंकि लग्नेश के घर में है। और क्या कंडीशन है? लग्नेश गुरु तथा शुक्र आपस में केंद्र में हो, तो लग्नेश तो गुरु ही है और शुक्र केंद्र में ही है। प्यारे दर्शकों, अब एक और बड़े राजयोग की बात करते हैं जिसको बोलते हैं भारती योग। यह कैसे बनता है? यह बनता है द्वितीयेश जिस नवांश में हो उसका नवांशपति लग्न कुंडली में या तो वह उच्च का हो या वह नवम भाव का स्वामी हो तो भारतीय योग का निर्माण होता है। इस योग की अपनी विशेषता यह है, जातक विश्व प्रसिद्ध होता है, विश्व विख्यात होता है, बहुत ही आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है। इस प्रकार से हमने इस कुंडली में 5 राजयोगों की चर्चा की। प्यारे दर्शकों, बोलने के लिए तो अभी बहुत कुछ है। सभी ग्रहों का संबंध मैक्सिमम केंद्र और त्रिकोण से हो रहा है, जिसमें कि जहां से हम शिक्षा और संतान की स्थिति को देखते हैं वहां पर स्वयं 5 ग्रह विराजमान है। स्वयं लग्नेश लाभेश हैं और एक दूसरे की आपस में दृष्टि है। हम सभी जानते हैं बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, मात्र दृष्टि डालने से ही किसी भी ग्रह की अशुभता को समाप्त कर देते हैं और उसकी अशुभता को शुभता में परिवर्तित कर देते हैं। स्वयं लग्नेश भी है। भाग्येश 4th हाउस में बृहस्पति देव के दूसरी राशि मीन राशि में विराजमान है। स्वयं केतु 9th हाउस में विराजमान है। तो इस प्रकार से यह एक विशेष कुंडली हो जाती है। आप भी अपने कुंडली का अध्ययन करें और देखें कि आप कितने विशेष। प्यारे दर्शकों, ऐसे ही पुनः एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली लेकर के या एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।